शिलांग, सोनम, सबूत और सुराग। पति को मरवाने के 25 दिन बाद सोनम ठीक उसी जगह पहुंची जहां इस मर्डर कांड को अंजाम दिया गया था। आज पुलिस ने मर्डर स्पॉट पर जाकर पूरे हत्याकांड का रिक्रिएशन किया। राजा को मारने के पहले अटेम्प्ट में फेल होने के बाद सोनम कैसे चिल्लाई कि मार दो इसे, 20 लाख दूंगी। कैसे उसके इशारे पर पहले आनंद और फिर विशाल ने राजा के गर्दन पर दाव से वार किया। कैसे फिर राजा को खाई में धकेला गया, सब दोहराया गया। यही वो जगह है और ये क्राइम सीन है जिसको देख दीजिए, आप देख पा रहे हो, इसको ब्लॉक कर दिया गया है। गाड़ी को अगर फोकस करें, ये देखिए, ये इसमें सोनम था। और विजय को थोड़ा आगे आने के लिए बोलूंगी कि ये जो बुलेरो देख पा रहे हो, ये जो बुलेरो देख पा रहे हो ग्रीन कलर की, इसी बुलेरो में सोनम है। और साथ में और जो गाड़ी आप देख पा रहे हो, उसी गाड़ी में जो और बाकी 3 आरोपी है, वो 3 आरोपी वहाँ पे मौजूद है। और लगातार ये आप देख पा रहे हो नीचे से एक टीम ऊपर उठ के आया है, उसी के साथ साथ सोनम आए कि नहीं, ये भी एक बात है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूरे जो घटना है इसको कैसे अंजाम दिया गया है। दरअसल रिक्रिएशन के जरिए पुलिस हत्या के पूरे घटनाक्रम को समझना चाहती है। रिक्रिएशन के दौरान बयानों, सबूतों का मिलान किया गया, नए सुराग, सबूतों की भी तलाश की गई। पुलिस रिक्रिएशन के दौरान के वीडियो सबूतों को कोर्ट में पेश करेगी। जाहिर है सोनम की मुश्किलें और बढ़ने वाली। राजा सोनम की एंगेजमेंट से लेकर शादी तक की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर आपका दिल बैठ जाएगा कि कोई इतना डबल स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है कि एक और तो खुशी के लम्हों में नई जिंदगी को शुरू करने का ढोंग रचे और दूसरी ओर मन के अंदर खौफनाक मर्डर की प्लानिंग। तस्वीरें आगे आपको और दिखाएंगे, लेकिन पहले उस सवाल की बात जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं। सवाल की सोनम ने शादी के चंद दिनों के अंदर ही अपने पति की जान क्यों ली? क्या इसके पीछे वजह लव ट्रायंगल का है? क्या राज के साथ रहने की उसकी चाहत ने राजा की जान ले ली? पुलिस का अब कहना है कि वो लव एंगल के अलावा दूसरे बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। Do you really think that genuinely that this is a love angle is the real motive behind the Raja's murder, ma'am? Anamika, this is an ongoing investigation. I don't want to comment or speculate on what could be actually the thing. We are uncovering new facts. We are checking up, cross-referencing various details that are coming up, and accordingly, as and when we get. As of now, there are other things, other factors that have come to light. I wouldn't like to comment on that now. पुलिस जांच की बात कर रही, लव एंगल के अलावा दूसरे पहलुओं पर भी गौर कर रही। लेकिन राजा के भाई विपिन रघुवंशी अब खुलकर आरोप लगा रहे कि सोनम की मां को सोनम और राज के बारे में सब पता था। बात सिर्फ इतनी नहीं, विपिन तो यहाँ तक कह रहे कि सोनम ने धमकी दी थी कि मेरे मन से शादी नहीं हुई तो जिससे शादी होगी उसका अंजाम काफी बुरा होगा। देखिए, सोनम की मम्मी जो है, मैं जानता हूँ किसी भी बच्चे के बारे में जो है माँ आपको पहले पता रहता है। तो इसकी मम्मी जो है, इसकी मम्मी से सोनम ने पहले कहा भी था, मम्मी मैं किसी से प्यार करती हूँ, मैं शादी उसी से करूँगी। मैं उसकी मम्मी ने उसका मना कर दिया था, बेटा समाज का नहीं है वो, तो शादी नहीं करेंगे अपन, नहीं तेरे पापा मानेंगे नहीं। तो उसके बाद मम्मी देखो शादी मेरी नहीं कराओगे तुम कभी, तो फिर देखना जब जिससे शादी मेरी कराओगे फिर उसका अंजाम क्या होगा। बात लव एंगल से आगे बढ़ी तो तंत्र मंत्र का भी आरोप लगा, जिसकी चर्चा पहले से भी थी। राजा रघुवंशी के माँ बाप आरोप लगा रहे कि सोनम जब से घर में आई तब से उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी और हरकतें तंत्र मंत्र टोना टोटके वाली थी। तो सोनम ने उसको बोला कि घर में टांग लेंगे, बोले इससे क्या बुरी नजर लगती नहीं है। अच्छा, क्या थी वो जादू टोना वाले कुछ चीज़ होगी जैसे ये लगती नहीं है। हाँ, गुड़िया थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। अब राजा में आया, वो बोले पापा ये बीच दरवाजे में टांग दो। अच्छा, उसका क्या किया था फिर आपने? जो इतने बड़ी अपने वो थी गेंद सरी, उसमें से और सब कुछ लगा था और नीचे वो जो कालका होता जवान लगी है, एक इतनी बड़ी तस्वीर थी। अच्छा। और नीचे गेंद थी, उसके नीचे थोड़ी पुड़िया बंधी थी। उससे तो मेरे बेटे को ही खा गई। फिर वहाँ से वो आया था राजा रात के 10 बजे, तो फिर उसने बोला था सुबह कि मम्मी जो मैं वो सामान लाया ना वो टांग देना। मैंने कि ये क्यों लाया? तो बोले कि वो घर में नज़र नहीं लगती। बोले सोनम और हम दोनों गए थे ना, अपने भेरू मंदिर गए थे और महाकाल के मंदिर गए थे, तो हमने लिया था। बोले ये तो उसने बोला था यहाँ टांग देना। तो मैंने कहा क्यों टांग देना? तो बोले नहीं घर में हाई नज़र नहीं लगती। बोले कि इसलिए। तो वो पुतला हमने जब से निकाला, जब से हमारे यहाँ मतलब पहले कोई ऐसे घुंघरू की आवाज़ आ रही थी तो वो आवाज़ बंद हो गई। तो क्या वाकई तंत्र मंत्र की वजह से सोनम ने अपने पति राजा की जान ले ली? कहीं इन सबके पीछे सोनम का उच्च मांगलिक और राज का मांगलिक नहीं होना तो वजह नहीं था? क्या इसीलिए
सोनम ने पहले राजा से शादी की और फिर मंगल दोष मिटाने के लिए अपने सिंदूर ही यानी राजा को मिटा दिया। पुलिस सारे सवालों के जवाब तलाश रही, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए सोनम को अंगूठी पहनाते वक्त राजा कितना खुश था, लेकिन सोनम का भाव कैसा था आप खुद जज करिए। सेरेमनी के दौरान कैसे होस्ट ने राजा और सोनम का हाथ एक दूसरे के हाथों में देकर उनसे एक दूसरे का साथ देने की कस्में दिलाई, लेकिन इतने खुशी के मौके पर भी सोनम का चेहरा भाव शून्य दिखा। अब इन तस्वीरों को भी देखिए, कैसे सोनम और राजा एक दूसरे के साथ थिरक रहे, कैसे दोनों एक दूसरे को केक खिला रहे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्कान के पीछे सोनम के दिमाग में कितनी गहरी मर्डर प्लानिंग चल रही थी। इन सबके बाद सोनम पति को हनीमून पर शिलोंग ले गई, ट्रैकिंग की और इन्हीं पहाड़ी रास्तों पर ले जाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पहाड़ी पर जाते समय तीनों आरोपियों की क्रॉस करते हुए भी तस्वीर सामने आई है। मतलब साफ है, मर्डर बेहद शातिराना तरीके से प्लान किया गया। कुल 4 प्लान बने। टारगेट था कि राजा किसी भी हाल में ना बचे, और हुआ भी है। अब इंतजार है पुलिस की चार्जशीट का, कोर्ट के आदेश का और राजा के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचने का। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी और आखिर में जो तस्वीरें दिखाई, रिंग पहनाते हुए एक दूसरे के साथ डांस करते हुए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई इतना डबल स्टैंडर्ड कैसे होगा। खुशियां, नए जीवन शुरू करने की बातचीत और दिमाग में चल रहा है मर्डर का प्लान कि जिसके साथ खड़े हैं उसको निपटा देना है, ले जाकर हनीमून पर। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस। ममता काले, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। संजीव देसवाल जी, प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। नीतीश शर्मा है, एस्ट्रोलॉजर। प्रियंका राणा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। और नाजिया इलाही खान, वकील भी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम सर, आपसे शुरू करता हूं। रिक्रिएशन हुआ है मर्डर स्पॉट पर, क्राइम स्पॉट पर। क्या होता है, कितनी मदद, और यहां से जो वीडियो जाएंगे, जो थ्योरी जाएंगी, क्या कुछ हुआ होगा, कोर्ट में उसको कैसे पेश किया जाएगा, सोनम के खिलाफ केस कितना मजबूत होगा, सर वो एक बार आप बताएं शुरू में। नमस्कार राकेश जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। ये विवेचना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण होता है जिसमें घटनाक्रम की रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है। जब मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कह रहा हूं तो इसका मतलब जैसे बयान हो गए सबके, मान लीजिए 3 इन हत्यारों के, राज के और ये जो आपके ये हैं सोनम, इनके बयान हो गए। घटनास्थल पे पुलिस इनको ले जाके कहेगी अब आपने जो बयान दिया है, आप कहां कहां खड़े थे और आपके हाथ में क्या क्या था और आपकी पोजीशन क्या थी, समय क्या था, सूरज किस तरफ था और आपका संवाद कैसे चल रहा था। पूरा रिक्रिएशन इसकी वीडियोग्राफी होती है। और अगर कहीं बयान जो दिया गया है और इनके व्यवहार में कोई कमी आती है तो उसको देख कहते हैं कि आपने बयान में ये कहा था और वास्तविक जब आप यहां पर आए हैं तो आप कह रहे हैं कि आप पेड़ के नीचे थे या आप कह रहे हैं कि आप पेड़ के फासले पर थे। मैं एक मिसाल बता रहा हूं। हथियार किसने मारा, हथियार कौन सा था, कहां पर चोट की, सोनम ने क्या क्या कहा, वो सब पूरा घटनाक्रम इसीलिए दोबारा किया जाता है कि एक तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो, कोर्ट में प्रोड्यूस हो, रिक्रिएशन ऑफ द सीन ऑफ क्राइम हो और पूरा घटनाक्रम का तारतम्य जो आपका परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। मेरी बेटी नाजिया बैठी हुई है, वो एडवोकेट भी हैं, वो इस पे और भी प्रकाश डालेंगे कि जो महत्व होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और उसकी प्रूफ कैसे किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि एक नेकलेस के चेन की तरह जब कड़ी से कड़ी मिल जाती है तो और किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है। यहां पर सबके इकबालिया बयान भी हो गए हैं, परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी है, रिक्रिएशन भी पुख्ता है। और अगर पुलिस ने जरा सा भी, जैसे यूपी पुलिस में होता है कि तोते की तरह आदमी बोलने लगता है, और इसी तरह जो खूंखार पुलिस फोर्सेज होती हैं ये सारी नौटंकी नाटक वहां कराएं जो दूसरे पुलिस बल होते हैं। लेकिन अगर मेघालय पुलिस जरा सी जिस शक्ति की मुझे विश्वास है और साइंटिफिक एड्स का इस्तेमाल किया है तो पूरी पिक्चर राकेश जी आपके सामने आ जाएगी। और ये जो हवाला वाली बात अब आ रही है इससे भी पूछताछ की जाएगी। हवाला का नेटवर्क था तो क्या आपका प्लान सी था? प्लान ए तो ये था कि इसके भागने के सारे रास्ते बंद हो गए, कहीं भाग ना पाए, भागने की कोशिश करे तो धक्का दीजिए वरना इतना मारिए कि वहीं पर प्राण चला जाए। ठीक है सर, ठीक है। नाजिया मैं आता हूं, चूंकि विक्रम सर ने आपको कोट किया, लेकिन उससे पहले नीतीश शर्मा आपके पास आता हूं। ये तंत्र मंत्र का जो एंगल आया है इसको आप कैसे देखती हैं? मैं फिर कह दूं कि इस चर्चा का मतलब नहीं है कि हम अंधविश्वास फैलाएं, लेकिन राजा के पिता ने कहा है कि एक गुड़िया टंगवाई, बेटे को खा गई सोनम, गुड़िया के नीचे पुड़िया बधी थी, बड़ी सी गेंद थी और सोनम का तंत्र मंत्र पर अटूट विश्वास था। राजा की मां कहती है कि नजर नहीं लगने की बात कहकर पुतला टांगा गया। पुतला हटाने के बाद, यानी पुतला जब लगा था तो घर में घुघरू की आवाज आनी शुरू हो गई थी और जब पुतला हटा तो घर में घुघरू की आवाज आनी बंद हो गई। कैसे देखा जाए इसको, इन दोनों बयानों को?
देखिए, निश्चित रूप से तंत्र मैं तो स्वयं नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, तंत्र विद्या है, विद्यमान है हमारे शास्त्रों में और लोग इसका दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, सदुपयोग। तंत्र विद्या इसलिए उसका निर्माण हुआ ताकि आप किसी चीज़ में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, किसी मंत्र को सिद्धि करना चाहते हैं, कोई शक्ति को आप सिद्ध करना चाहते हैं, उसके उपलक्ष्य में ही तंत्र की विद्या का प्रावधान है। लेकिन आजकल जो घोरी हैं, जो तांत्रिक हैं, किसी को वशीकरण करना, किसी की हत्या करवा देना, इस तरीके से तंत्र की सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक कार्यों में जो इसको यूज़ किया जा रहा है, कहीं ना कहीं समाज को एक ये बहुत बड़ा आईना दिखाने की बात है कि समाज को तंत्र को नेगेटिव एनर्जी को प्रोवोक करने के लिए नहीं जाना चाहिए। मंत्र और तंत्र से आप बहुत सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, अपने अंदर आत्मा को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कर सकते हैं। आप उसके विपरीत अगर परिस्थितियों में करते हैं तो आप देख लीजिए सोनम की दुर्दशा भी आप देख रहे हैं, क्योंकि ये सारी नकारात्मक ऊर्जाएं क्षणिक मात्र होती हैं, इसका प्रभाव और ज्यादा वाइटल होता है और ज्यादा भयावह होता है, जो हम सबके समक्ष आ रहा है। और बार बार मंगल दोष की भी बात करी जा रही है। मैं इसी पर आ रहा था नीति जी, दो सवाल हैं। एक तो बलि का एंगल सामने आ रहा है, जिसमें सचिन राजा के भाई सचिन रघुवंशी हैं, वो कह रहे हैं पिता की तबीयत बहुत खराब थी, किसी ने नरबली की बात कही थी और इसलिए नरबली चढ़ा दी। तो सवाल ये उठता है कि पति को ही क्यों चुन लिया नरबली के लिए। सवाल एक जिसका आप जिक्र कर रही थी कि सोनम उच्च मांगलिक थी, राज जो प्रेमी है वो मंगल नहीं योग था, उसकी कुंडली में राजा आंशिक मांगलिक था, तो क्या मंगल दोष मिटाने के लिए सिंदूर को मिटा दिया? क्या ये कनेक्शन कोई देखती है, क्या आपको वजह लग रही? देखिए, जो गलत लोग प्रैक्टिस करते हैं, हमको समझना चाहिए हर फील्ड में गलत प्रैक्टिशनर है, चाहे आप डॉक्टर्स को लिए, चाहे आप लॉयर्स को लीजिए, चाहे तंत्र विद्या, चाहे ज्योतिष विद्या, हर फील्ड में नकारात्मक भय को दिखा के, डर को दिखा के, आपके गलत कार्य को सिद्ध कराने की उससे उत्तेजना से आपको ऐसे काम कराए जाते हैं। तो ये जो नेगेटिव लोग हैं, इनसे आपको दूर जाने की आवश्यकता है। नर बलि कहीं भी हमारे शास्त्रों में देशकाल परिस्थिति के हिसाब से आज तो पशु की भी बलि जो है वो भी अलाउड नहीं है। तो नरबलि, और इसका भी सिद्धांतिक रूप से कई मंदिरों में आप देखेंगे नारियल को बलि के रूप में, या किसी नींबू को, किसी वस्तु को, आप किसी जीवात्मा को नहीं, चाहे वो पशु हो चाहे वो नर हो, वो एक पूर्ण रूप से उसको हम नहीं आप एंडोर्स करते हैं। दूसरी चीज मंगल की बात है, मंगल दोष को बहुत ज्यादा हवा बनाया गया है। शास्त्रों में मंगल सिर्फ एक वन ऑफ द सिग्निफिकेटर है मैरिज का, जब हम गुण मिलान करते हैं। उसके अलावा गुण मिलान देखा जाता है, परस्पर कुंडलियां देखी जाती हैं, ग्रहों की प्लेसमेंट देखी जाती है, दशाएं अंतर दशाएं देखी जाती हैं, ओवरऑल व्यक्ति का नेचर देखा जाता है, उसकी मैरिज लाइफ की क्वालिटी देखी जाती है, संतान पक्ष से क्वालिटी देखी जाती है। तो बहुत चीजें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होती हैं। मंगल दोष केवल एकमात्र बहुत छोटा सा उसकी परसेंटेज है। मैं आपको ऐसी कई कुंडलियां दिखा दूंगी जहां पे एक मंगल है। मैं इस पर आता हूं लौटकर नाजिया, मैं फिर से आता हूं रिक्रिएशन वाले पॉइंट पर जिसका जिक्र विक्रम जी ने किया। मैं चाहूंगा उसके आगे आप कंटिन्यू करिए कि इससे अब कोर्ट में केस कितना मजबूत होगा, कैसे उसको पेश किया होगा, वीडियो बने होंगे, क्या क्या शूट हुआ होगा, फिर उसको कोर्ट में क्या किन दलीलों के साथ पुलिस रखेगी। राकेश जी, आपको और सभी को पैनलिस्ट को नमस्कार, वंदे मातरम। एक केस को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जब मर्डर केस होता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें वेपन का इस्तेमाल होता है। तो एक केस को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है पुलिस के लिए वेपन का पाना और डेड बॉडी का पाना। तो हमारी पुलिस ने, जो मेघालय की पुलिस है, उसने आराम से वेपन भी मिल चुका है उनको 20 घंटे पहले, और बॉडी भी मिल चुकी है। तो अब जो ये वेपन का फॉरेंसिक टेस्ट होगा और उसका रिपोर्ट आएगा और उसमें जो ब्लड लगे हुए हैं उसको जब अटैच किया जाएगा तो आप देखिएगा कि चार्जशीट में ये चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और ये ओपन एंड शट केस सामने आ जाएगा, बिल्कुल ओपन एंड शट केस। अब जिस हिसाब से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को सीज किया है, जिस हिसाब से विटनेसेस का बयान लिया है, वो कैसे भाग रही थी वाराणसी से, उसके बाद फिर उसने जो लग्जरियस लैविश अपार्टमेंट में वो रही है, कहां पे उसने सिग्नेचर नहीं किया, कहां पे उसके लोगों ने सिग्नेचर किया। तो पुलिस ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से डीप डाउन जा करके सारे दस्तावेज को उसने सीज किया है और चार्जशीट में बहुत खूबसूरत तरीके से सामने आएगा। दूसरी चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये जो तंत्र मंत्र की बातें हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बॉलीवुड की दुर्दशा जो है ना,
ये हमारे सभ्यता को, हमारी बच्चियों को बर्बाद कर रहा है और कहीं ना कहीं क्रिमिनल बनने पर मजबूर कर दे रहा है। और एकदम ओपन एंड शट केस है और किसी भी तरीके का कोई सेंटिमेंट या कोई महिला विक्टिम कार्ड ये सब खेलना नहीं चाहिए। हमारे न्यायपालिका को फांसी की सजा ऐसी महिला हो या ऐसा पुरुष हो, इतनी बेदर्द मौत के लिए किसी भी महिला विक्टिम कार्ड को दिखाने की जरूरत भी नहीं है, सुनने की भी जरूरत नहीं है और समझने की भी जरूरत नहीं। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है संजीव देसवाल जी, थोड़ा सा मैं देर से आपके पास आऊंगा। ममता काले, एक और बहुत चौंकाने वाली बातचीत आई है। राजा के भाई ये कह रहे हैं कि सोनम की मां को तो सब पता था और सोनम ने ये धमकी भी दी थी कि अगर मेरे मन मुताबिक शादी नहीं होती तो जिससे शादी करवाओ उसका अंजाम सोच लेना फिर। तो इसका मतलब है कि परिवार को पता था। अब ये बात कौन झूठ बोल रहा है, भाई को नहीं पता है या सिर्फ मां को पता था, क्या था, ये एक अलग पहलू है। धन्यवाद राकेश जी। देखिए, जहां तक राजा के भाई के स्टेटमेंट का प्रश्न है वो मैं भी उससे अग्री करती हूं, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो अपनी माता से सबसे ज्यादा करीब होती हैं और खासतौर पर विवाह आदि के जो मामले होते हैं उनसे वो अपनी मां से ज्यादा डिस्कस करते हैं। हालांकि आज के परिप्रेक्ष्य में ये कहना भी करेक्ट नहीं है, फैमिली में पूरा परिवार करीब होता है, लड़की जो है अपने पिता से, भाई से, सबसे बात करती है। तो पहले तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बिगिन विद, मुझे तो पूरे परिवार के ऊपर शक हुआ था कि पूरे परिवार ने जानते बूझते कि सोनम का राज कुशवाहा के साथ अफेयर है, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए, समाज में इनकी छीछा लेदर ना हो, इसको बचाने के लिए आनन फानन में राजा के साथ शादी कर दी। जबकि राजा का परिवार बोल भी रहा था कि हमें इस साल शादी नहीं करनी है, शादी अगले साल करेंगे क्योंकि पत्री में दोष था। लेकिन सोनम के परिवार ने प्रेशराइज किया कि नहीं साहब, हम इंतजार नहीं कर सकते हैं, हमें तो शादी अभी करनी है, और वो बेचारे लोग मान गए। अब जहां तक माता जी का सवाल है, माँ को तो सब कुछ पता था, क्योंकि माँ की जो बात करने का तरीका है, जो बॉडी लैंग्वेज है, क्या मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन एक चीज है ममता जी, एक चीज है कि जो सोनम का भाई है उसने ये कहा था, उन्होंने कहा था कि हमें पता नहीं था, पता होता तो हम उधर ही शादी कर देते, इधर बिल्कुल दबाव नहीं डालते। तो दो संभावनाएं हैं, या तो गोविंद डबल गेम खेल रहे हो और या तो वाकई उन्हें नहीं पता हो। आपको क्या लगता है अगर सबकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाए तो? जी, मुझे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गोविंद से भी पूछताछ होनी चाहिए। और मैंने मेघालय पुलिस का स्टेटमेंट सुना था, उनकी पीसी सुनी थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि वो पूछताछ करेंगे भाई से भी और परिवार से भी। तो गोविंद से भी पूछताछ करनी चाहिए और उनकी मां से भी जरूर पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि मां को तो पता है। ये तो मैं नहीं मान सकती कि मां को नहीं पता है, और मां ने अपनी बेटी को जरूर बोला होगा कि तू इस लड़के से शादी करने के ख्वाब छोड़ दे, बहुत बदनामी हो जाएगी, जहां हम बोल रहे हैं वहां शादी कर दे। और इस लड़की ने रिवेंज लिया है और रिवेंज में ये इतनी पागल हो गई कि इसने इस तरीके का खतरनाक खेल किया। यहाँ पे नहीं, पागल तो नहीं हो गई प्रियंका राणा जी, पागल तो नहीं हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए, कभी एक दूसरे के साथ डांस करते हुए, जरा वो तस्वीर भी चला दीजिएगा, कभी एक दूसरे को केक खिलाते हुए। आप स्टेज पर हैं और स्टेज पर प्रोग्राम जो होस्ट कर रहा है, वो होस्ट जो है वो बाकायदा कस्में खिलाता है। मतलब आप इतने खुश हैं, आप एक साथ कई सारे गेम खेल सकते हैं। आप दिमाग में ये रखें कि ये सामने वाला है, आप एक ड्रामा भी कर रहे हैं कि इसके साथ नए जीवन की शुरुआत करने का दिखावा करना है, और दिमाग में आपके मर्डर प्लानिंग चल रही है कि इसके बाद शिलोंग लेकर चलना है और मार देना है। जी, और राकेश जी, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हम उस महिला, उस लड़की की बात कर रहे हैं जो इतनी शातिर है कि वो दुनिया को तो ये दिखा रही है मैं बहुत खुश हूं और मैं बहुत आज्ञाकारी लड़की हूं, लेकिन अंदर ही अंदर वो दोहरा चरित्र जी रही है, दोहरी भूमिका में है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर इतनी निर्दयी और इस तरह से करुणा से विहीन और ना सहानुभूति रखती है। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं पूरे एक परिवार को बर्बाद करने जा रही हूँ। सिर्फ एक की हत्या नहीं की है, उसने पूरे परिवार को मारा है। तो मैं ऐसी जो लड़की है, ना तो मैं ये कहूंगी कि वो किसी काले जादू या किसी अंधविश्वास में थी, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने ये पूरा ट्रैप बनाया, उसने सिर्फ ये माहौल बनाया है कि मैं इस तरह से वहां पे कामाख्या देवी के मंदिर में जाऊंगी और वहां पर जाकर के इसको 5 बार मारने की कोशिश की गई है लड़के को, और उसके बाद ये 5वीं बार जो अंजाम दिया गया है वो पूरा प्री प्लान्ड है, और कोई इसमें मुझे नहीं लगता है कि वो अंधविश्वास में लिप्त थी। क्योंकि अगर मैं तो ये कहूंगी, अगर समाज के अंदर ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियां भी अंधविश्वास में लिप्त है तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और इस पे हमें काम करना पड़ेगा और समाज को जागरूक भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ वो मेंटली भी सिक थी, और वो जिस तरह से हत्या की है उसने, सिक थी या संजीव देसवाल जी मेंटली शातिर थी? नहीं पता है उसके परिवार मेंटली सिक थी या मेंटली शातिर थी?
या फिर इतना उसके दिमाग में, हाँ, या फिर उसके दिमाग में इतना जहर भरा हुआ था कि सामने से हम शादी का दिखावा करें, फिर उसके बाद मर्डर प्लान करें, फिर शिलोंग कैसे चलना है, पहाड़ी पर चल रहे हैं। और आप हिम्मत देखिए संजीव देसवाल जी कि वो और राजा ट्रैकिंग कर रहे हैं और सामने से तीनों आरोपी आते हैं। एक अलग से यूट्यूबर है, उनके कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो गई हैं। दोनों एक दूसरे को क्रॉस भी करते हैं। हिम्मत देखिए बाकायदा की, खुद सोच समझकर प्लानिंग। राकेश जी, इस केस को समझने के लिए सिलसिलेवार समझना पड़ेगा। सभी पैनलिस्ट को और आपको मेरा नमस्कार। देखिए, जब हम रिक्रिएशन करते हैं किसी भी क्राइम सीन की, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि पुलिस ने इतने दिनों के अंदर जितने भी एविडेंस कलेक्ट करे, उन एविडेंस को चेन ऑफ एविडेंस के सिलसिलेवार कोर्ट के अंदर रखा जा सके। इस केस के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 120B आपराधिक साजिश, जो BNS लॉ के अकॉर्डिंग सेक्शन 61 में तब्दील हो चुकी है। उसके अकॉर्डिंग इसमें किसी के भी बचने के चांस नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या है इस केस के अंदर? भाई, हत्या होती है, हत्या में इन्वॉल्व कौन है? पकड़े गए सोनम, राज और कहते हत्यारे पकड़े गए। जो इन्वॉल्व हैं उनका हत्या करने का मोटिव क्या है? ये मोटिव जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि इसी मोटिव को देखा जाए तो कोई कभी जादू तंत्र की बात बता रहा है, कोई प्यार एंगल की बात बता रहा है, कोई पैसा हवाला की बात बता रहा है। ये मोटिव कोर्ट के अंदर पुलिस को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रूफ करना। अगर मैं समझता हूं सोनम रघुवंशी राज कुशवाहा को पाना चाहती थी और सामाजिक तरीके से वो पा नहीं सकती थी, उसकी वजह चाहे वो राज की गरीबी हो या उन्हीं की फैक्ट्री में काम करने वाला एक नौकर, आज की और जाति, ये सारी वजह हो सकती हैं। अब बात आती है जो इन्वॉल्व हुआ है वो हथियार वो किसका है, कहां से लिया गया? भाई, ऑनलाइन लिया गया है। ऑनलाइन में कहते हैं कहीं ना कहीं डिलीवरी हुई होगी किसी एड्रेस के ऊपर, वहां पेमेंट दी गई होगी, ये एविडेंस है। हथियार किसने खरीदा, ये क्लियर हो गया। हत्या के वक्त मुलजिम कहां थे, कहां ठहरे थे, किस होटल में ठहरे थे, किसने पेमेंट की थी, सीसीटीवी फुटेज क्या कहती है। इतने सारे जब एविडेंसेस पुलिस के पास होते हैं तो केस तो बहुत मजबूत हो जाता है, लेकिन कोर्ट में कई बार मोटिव भी मजबूत करना पड़ता है। और उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है पुलिस के पास दो प्लान है, और ये कहीं आदरणीय विक्रम जी ने कहा था और मुझे वो याद है कि पुलिस के जो दो प्लान है उसमें से पहला प्लान ये है कि इस केस को मजबूती से कोर्ट के अंदर चेन ऑफ एविडेंस के द्वारा रखा जाए। लेकिन अगर कहीं लगता है कि चेन ऑफ एविडेंस में कोई ऐसा क्लू रह जाता है, क्योंकि चेन ऑफ एविडेंस में अगर एक स्पॉट भी अगर आपका झूठा साबित हो जाए तो मुलजिम के निकलने के रास्ते बना लेते हैं वकील। तो इसलिए मुझे लगता है कि चेन ऑफ एविडेंस के द्वारा इस कोर्ट में केस को मजबूत किया जाए। और दूसरा प्लान यह है कि इन्हीं में से जिस व्यक्ति की सबसे कम भूमिका है, इन चार लोगों में से जो हत्यारे थे, इन चार लोगों में से जिसकी सबसे कम भूमिका है, उसको सरकारी गवाह बनाकर इनके विरुद्ध खड़ा किया जाए और केस को मजबूत किया जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम ये देखेंगे कि जो मेघालय का अपना टूरिज्म सिस्टम था वो खराब हो रहा था, चरमरा रहा था। अगर ऐसे ही हत्यारे ना पकड़े जाते, जल्दी से ना पकड़े जाते, तो हो सकता था कि आने वाले 6 महीने साल तक टूरिज्म वहां चरमरा जाता। तो ये ठीक है, ये जरा तस्वीर एक बार डालिएगा जो अभी दिखा रहे थे, जिसमें सोनम और राजा के सामने वो तीनों एक साथ आते हुए दिखते हैं। विक्रम सर, ये तस्वीर है और दिमागी तौर पर कोई कितना शातिर होगा एक अपराधी के तौर पर, अगर मैं कहूं कि आप सोनम के दिमाग को पढ़िए कि मतलब आप ट्रैक कर रहे हैं। ये देखिए, ये पहली तस्वीर है, इसके बाद दूसरी तस्वीर है, वो भी डाल दीजिए स्क्रीन पर। और वो तीनों क्रॉस करते हैं, नजरें मिलती हैं, वो तीनों पहुंच रहे हैं और शायद इशारों में बात हो गई कि ठीक है, प्लान है, ये प्लान है, 3 प्लान 4 प्लान टोटल बने हुए थे, इसको यहीं पर खत्म कर देना है। और यही वो सबसे मुफीद जगह। ये तस्वीर आप देखिए, तीनों क्रॉस करते हैं। जी राकेश जी, तो सर मैं वही कह रहा हूं कि एक अपराधी के तौर पर सोनम का मानसिक लेवल क्या था इन तस्वीरों को देखकर, और इसीलिए रिक्रिएशन बहुत जरूरी होता है कि उस स्पॉट पर पहुंचे। राकेश जी, ये बिल्कुल दिमागी तौर से बहुत ही ये शार्प है और शातिर दिमाग की इसके अंदर तमाम कातिलाना इंस्टिंक्ट्स हैं। और किसी भी अपराधी की आंख के पीछे जाना, गोइंग बिहाइंड द आई बॉल्स ऑफ अ क्रिमिनल, इसीलिए डिटेक्टिव्स होते हैं, इसीलिए पुलिस होती है। और इसने जिस तरीके से प्लान किया, एक सामान्य आदमी के लिए संभव नहीं है कि इतना रिहर्सल और पूर्वाभ्यास करे। पूर्वाभ्यास और रिहर्सल इसीलिए किया कि प्लान इसका फेल प्रूफ हो, फूल प्रूफ हो, और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और इतने अगर इन्होंने बैकअप फॉर अ बैकअप रखा है, इसका मतलब इनका डिटर्मिनेशन और इनकी क्या बेकरारी थी कि किसी भी तरीके से राजा की मौत होनी चाहिए, उसके भागने के सारे रास्ते बंद होना चाहिए।
वरना सुपारी किलर को ऐसे ही होता है कि पहले शिनाख्त कराई जाती है, आइडेंटिफिकेशन होता है, और उसके बाद एक सुपारी किलर के अलावा नंबर 2 होता है, नंबर 3 होते हैं। इसने उसी शातिर बुद्धि के साथ इसने ये प्लानिंग की है सोनम ने। तो ये दिमाग इसका कहीं से कमजोर नहीं है, कहीं से कोई विक्षिप्तता नहीं है, लेकिन क्रिमिनल ओरिएंटेड जैसे चार्ल्स शोभराज की वायरिंग हो या उसकी कनपटी मार की होगी कि कोई रिमोर्स नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। अब हमें अपना गंतव्य और अपना टारगेट पूरा करना है, और ये टारगेट पूरा करने के लिए एक चीज और है, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, और उसके कि ये रिक्रिएशन का पूरा घटनाक्रम अभी तक के खुलासे, पुलिस का ये कहना कि हमारे पास सब्सटेंशियल एविडेंसेस हैं, होम स्टे में राजा का पूरा सामान, जरूरी सामान सिर्फ जो है सोनम का जरूरी सामान गायब, सिर्फ मंगलसूत्र अंगूठी का मिलना, राजा के सिम से तीनों आरोपी कनेक्ट रहते हैं, दाव से वार किया जाता है, वो दाव की तस्वीर भी हमने दिखाई है, खून लगा शर्ट, रेनकोट, राज के ब्लड सैंपल विशाल के घर से मिले 11 मई से 24 मई, और उसके बाद मोबाइल नंबरों की सीडीआर और चैट। सोनम का स्थानीय पुलिस से कोई मदद नहीं लेना, और बुर्का पहले से लाकर राज दिया था कि यह बुर्का पहनकर यहां से निकल लेना है, भाग लेना है, उसके बाद इंदौर जाकर रुकना एक फ्लैट में, और जानकारी है कि शायद राज भी उस समय वहीं पर था। ये सारी बातें सीसीटीवी और दूसरे सर्कमस्टेंशियल बातों से ये साबित हो रही है, करेक्ट हो रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश जी। 42 सीसीटीवी फुटेजेस हैं, 42 सीसीटीवी कैमरास की, और ये इतना जबरदस्त एविडेंस है कि इसके 25% पे आजीवन कारावास की मैंने सजा होते देखा। फांसी तो नहीं देखी, लेकिन वैसे वो केस फांसी के थे भी नहीं, लेकिन इससे 25% वाले एविडेंस में हमने आजीवन कारावास की सजा देखी है। लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने हाथ धो करके प्लानिंग, कोल्ड ब्लडेड डेलिबरेट मर्डर किया है, मर्डर मोस्ट फाउल किया है, मुझे ये उम्मीद है। और अभी तो एविडेंस आपने फाइनेंशियल ट्रेल नहीं गिनाया, आपने हवाला नहीं गिनाया, आपने इसके अलावा जो इनके और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है और सीडीआर मैचिंग है, ये इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस है, एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस हैं। और अभी तो मैजिस्ट्रेट के सामने पुरानी सीआरपीसी के 164 के शपथबद्ध बयान होंगे, अप्रूवर बन जाए, जैसा आदरणीय देशवाल जी ने कहा है, तो सोने पे सुहागा। लेकिन जितना साक्ष्य राकेश जी है, मैं समझता हूं कम से कम सोनम और एक जिसने अटैक किया था विशाल, उसके फांसी पे जाने की पूरी प्रबल संभावना है। और मैं समझता हूं कि इंसाफ तभी होगा जब कम से कम 2 को फांसी की सजा हो, अगर सबको न हो तो। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं देशवाल जी, आप इशारा कर रहे थे, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो फुटेज दिखा रहे थे पहाड़ी पे चढ़ते हुए सोनम की और राजा रघुवंशी की, उसमें आपने एक चीज नोट नहीं की, और किसी ने भी नोट नहीं की, कि उसने व्हाइट शर्ट पहन रखी है। वही व्हाइट शर्ट कहते हैं, आपको कहते हैं, जो जहां राजा रघुवंशी की बॉडी रिकवर हुई थी वहां थी। व्हाइट शर्ट का मतलब क्या है? व्हाइट शर्ट 22 तारीख की रात को भी पहन रखी थी, और 23 की कहते हैं जब हत्या की जाती है उस दिन भी उसने शर्ट पहन रखी है। मुझे ऐसा लगता है कि जंगल के अंदर कहीं ये सिग्नल था कि मैं व्हाइट शर्ट पहन के आऊंगी, मुझे तुम दूर से पहचान सकते हो, क्योंकि जो हत्यारे थे वो पहले बैठे हुए थे और कहीं छिपे हुए थे। हत्यारे इस जंगल में किसी भी आए हुए टूरिस्ट को दूर से कैसे पहचाने और वार करने के लिए तैयारी कैसे करें? हो सकता है कि ये जो व्हाइट शर्ट है, ये व्हाइट शर्ट एक सिग्नल थी, हत्या के टाइम हुई यूज, और उसके बाद इसी को प्लान करके दिखाया गया कि सोनम यहाँ थी, सोनम को जंगली जानवर खा गए, सोनम को कुछ और हो गया। तो ये जो व्हाइट शर्ट है ना, ये व्हाइट शर्ट 100% कहीं ना कहीं सिग्नल था, ये ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है जी, लेकिन प्रियंका राणा जी, ये सिग्नल तो रिलेशंस को भी है। लोग सोचेंगे शादी के बंधन में जो बंधने जाएगा वो 10 बार सोचेगा, कोई किसी अनजान से मिलेगा तो 10 बार सोचेगा। जी, और देखिए राकेश जी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि इसमें जो कह रहे हैं ना, सोनम अकेली नहीं हो सकती है, जरूर किसी और का भी, मैं तो कहती हूँ परिवार से भी सबसे पूछताछ होनी चाहिए। खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। जिस तरह से जो सोनम थी वो लगातार ये दिखा रही थी कि मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं बहुत अच्छे से शादी कर रही हूँ, और उसके बाद जो हुआ वो हम सब ने देखा। तो ये आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी निर्दयी महिला जो इस तरह की प्लानिंग कर सकती है, जो इस तरह की डेडली प्लान बना सकती है, क्या उसकी एक्टिविटीज घर वालों ने नोटिस नहीं की? और इतना मोटा जो पैसा लगता है सुपारी किलिंग के अंदर और इस तरह से हायर करने में जो हत्यारों को, वो कैसे वो यूज कर रही थी? क्या बिजनेस में माँ बाप के बिना, जो क्योंकि वो अपने फादर का ही बिजनेस संभाल रही थी, तो
क्या वो ऐसे ही कहीं भी यूज कर सकती थी? वो पैसा कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, किस तरह से यूज कर रही है, क्या घर वालों को कुछ भी आइडिया नहीं था? तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, तह तक पहुंचना चाहिए। और ये खाली मैं कह रही हूँ सोनम नहीं हो सकती है, इसके पीछे बहुत बड़ा प्लान है। ये आप बड़ी बात कह रही हैं नाजिया, आप जो कहना चाह रही हैं कहिए, लेकिन जो बात प्रियंका राणा ने कही या फिर अब से पहले थोड़ी देर पहले जो बात सामने आई कि लव रिलेशंस की बात सिर्फ मां को पता थी, भाई कह रहा है मुझे पता नहीं था, आपको लगता है कि जो प्रियंका राणा कह रही है कि एक बार सबसे पूछताछ तो होनी चाहिए और कायदे से जो पुलिस का तरीका है उस हिसाब से पूछताछ होनी चाहिए? राकेश जी, मुझे नहीं लगता है कि ये सुपारी किलिंग है। मुझे लगता है कि ये लव ट्रायंगल है, क्योंकि मेरा जितना लीगल प्रैक्टिस है और मैंने हमें ज्यादातर क्रिमिनल प्रैक्टिस ही ज्यादा किया है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये सुपारी किलिंग है और ये 20 लाख रुपए वाली कोई बात है। मुझे लग रहा है कि ये फेवर है, ये लव ट्रायंगल है और ये फेवर है। जैसे मुस्कान वाला हम लोगों ने मामला देखा था, तो प्यार मोहब्बत में ड्रम में काट कूट करके डाल दिया पति को। दूसरी चीज है कि एक पिक पॉकेट वाला अगर अक्यूज होता है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पॉकेट मारी करता है, वो भी बहुत शातिर होता है। और एक जो मर्डर करता है, रेप करता है या सोशल मीडिया के माध्यम से लड़कियों को या लड़कों को ट्रोल करता है, वो भी बहुत शातिर होता है। शातिराना हरकत का इन्होंने इंतहा किया है कि आप सोचिए कि मर्डर की प्लानिंग से लेकर के बाद में बचने की प्लानिंग भी इनके पास थी। जैसे भाई साहब ने कहा कि हिजाब पहनाना या जाकर के इंदौर में छुपना लग्जरियस फ्लैट में, उसके बाद भी प्लानिंग यहाँ तक थी कि फिर से उन जंगलों में चले जाओ और कहो कि किसी ने मुझे किडनैप किया था और फिर हम बच रहे। लेकिन बात ऐसी है कि मैं विक्रम अंकल के तरफ मुखातिब होना चाहूंगी कि चोर और एक्यूज 99 सही काम करता है पर एक तो गलत करता है, जिससे पुलिस उनको धर दबोचता है। और हम जैसे वकील बिल्कुल कोर्ट में ये साबित कर देते हैं कि ओपन एंड शट केस कैसा होता है। मैं फिर से कहूंगी कि सोनम हो या मुस्कान हो, एक नजीर बननी चाहिए कि महिला विक्टिम कार्ड का किसी भी तरीके का जजमेंट का कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए और अप्रोप्रिएट तरीके से एक नजीर बना करके जजमेंट देना चाहिए। खूनी शातिर की बात आई है, ममता काले जी, शातिराना आऊंगा प्रियंका जी, शातिराना की बात आई है, तो प्लान तो ये भी था, जो जानकारी मिली है कि डबल मर्डर का प्लान था, यानी राजा को तो मारना ही मारना है, एक महिला को भी मारना है और उस महिला को सोनम की स्कूटी पर बिठाकर जला देना है ताकि यह साबित किया जाए कि सोनम भी मर गई और उसके बाद एक जिंदगी जी लीजिए राज के साथ। एब्सोल्युटली, ये थ्योरी आई नहीं थी, ये थ्योरी उन्होंने बिल्कुल अपने उसमें पेडल करने की कोशिश भी करी थी और इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी थी कि किसी लड़की को पकड़ेंगे, उसको जिंदा जलाएंगे स्कूटी के साथ और उसके बाद बोलेंगे कि ये सोनम है जिन्होंने राजा को मारा, उन्होंने सोनम को जला दिया। उसके अलावा राज ने बोला था कि अगर कोई लड़की नहीं मिलेगी तो ये करेंगे कि तुम नदी में बह गई हो और बह करके चली गई हो, अब तुम्हारी लाश नहीं मिल रही है। यहाँ पे ये भी उल्लेख करना जरूरी है सोनम के बारे में कि इसने हर रिश्ते को तार तार किया है, हर रिश्ते का खून किया है। राज के साथ इसका लव अफेयर चल रहा था, लेकिन परिवार और समाज के सामने उसको भाई बना के रखा हुआ था, उसको राखी बांधती थी, लेकिन उससे शादी करना चाहती थी। मतलब ये ना राज की हुई ना राजा की हुई, राज का इस्तेमाल करके इसने राजा को मार दिया। अब पुलिस को बोल रही है कि नहीं, मैं इसकी मास्टरमाइंड नहीं हूं, राज इसका मास्टरमाइंड है। तो ये भी समझने वाली बात है कि ये हार्डकोर क्रिमिनल लड़की है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। और राकेश जी, इसमें जो हवाला का एंगल आ रहा है, मुझे लगता है उसको इन्वेस्टिगेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो अभी मोटिव की बात हो रही है ना, वो सिर्फ इस हद तक। ठीक है, लेकिन मोटिव के सवाल पर नीति जी मैं फिर से आता हूं उसी कहानी पर और छोड़ता हूं। 30 सेकंड में आप अपनी बात रखिए कि ये बली वाली बात कि पिता को दोबारा हार्ट अटैक आ गया है, ये कौन लोग होते हैं जो दिमाग में इस तरीके की बातें भरते हैं, या फिर मंगल को लेकर जो चर्चा चल रही थी? देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ कि हर फील्ड में जैसे बैड प्रैक्टिशनर्स होते हैं सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए या लोगों को मिसलीड करने के लिए, वो हर फील्ड में होते हैं। लेकिन जहां तक सोनम की मैं कुंडली भी है मेरे पास, अगर मैं देखूं तो बुध आदित्य योगा जो सब बात कर रहे हैं कि इंटेलेक्चुअली शी वाज वेरी शार्प, लेकिन चंद्रमा उसका पीड़ित है। चंद्रमा मन का कारक है, आपकी मानसिक ऊर्जाओं को दर्शाता है। केतु की दृष्टि है, वहीं पे 7.5 का प्रभाव है। तो ये लड़की आप किसी भी एंगल से आप देखेंगे निहायत ही जिद्दी किस्म की, सनकी किस्म की, और उसकी वजह से एक धुंध में ये एक के बाद एक पूरे क्राइम को प्लान करके एग्जीक्यूट करके उसका एस्केप रूट भी जिसने प्लान किया है। ठीक है, जिद और सनक दिखाई दी है, लेकिन जैसा नाजिया ने कहा कि वो एस्केप रूट हर अपराधी का, कितना भी आप शातिर बन जाइए, कोई गलती करते हैं और एस्केप रूट वो क्लोज हो जाता है। तो वक्त इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।